हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एडुटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा जो बीपीएससी CGL4 के लिए प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखेंगे। इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट है और 2 प्रैक्टिस सेट का वीडियो 1 और 2 का अपलोड कर दिया गया है। उसे नहीं देखें तो आप उसे भी ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सभी वीडियो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का पहला क्वेश्चन है कि ताम्रपाषाणकालीन धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इस काल के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, सही दिया गया है। इस काल में वृषभ यानी सांड को धार्मिक पशु माना जाता था, ये भी कथन सही है। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, ये भी कथन सही दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, इनमें से सभी सही है। अगला प्रश्न देखिए कि एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर हैं, तो यह लोथल में है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। लोथल जो है यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। तो यह कौन था? तो यह था राजा बालदेव पुत्र। ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की, सही दिया गया है। राष्ट्रकूटों ने पल्लवों के प्रभुत्व को समाप्त किया, नहीं, ये कथन गलत दिया गया है, क्योंकि राष्ट्रकूट ने नहीं बल्कि चोल राजवंश ने जो है पल्लवों के प्रभुत्व को समाप्त किया था। तो इसमें केवल एक सत्य है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि मध्यकाल में जमींदारी संबंधी अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया क्या गया है कि महिलाओं को संपत्ति पर पुश्तैनी हक मिलता था, सही दिया गया है। मध्यकाल में जमींदारी व्यवस्था में इस प्रकार चलता था। विधवा महिलाएं भी संपत्ति की विक्रेता हो सकती थी, सही, ये भी कथन सही है। महिलाओं को मिली पुश्तैनी जमींदारों को गिरवी रखने की अनुमति नहीं थी। गिरवी भी रख सकता था किसी के पास और इसे बेच भी सकता था जमीन को, ये सब अधिकार था। यहाँ पे नहीं की बात हो रहा है, इसलिए ये गलत है। बंगाल में महिला जमींदार पाई जाती थी, सही दिया गया है। यानी 1, 2 और 4 इनमें सत्य है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अकबर की भू राजस्व नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया गया है कि भूमि राजस्व निर्धारण प्रणाली को जब्ती कहा जाता था, सही दिया गया है। बटाई या गल्ला बख्शी राजस्व निर्धारण की अन्य प्रणाली थी, सही है। राजस्व निर्धारण की एक प्रणाली नसक भी थी, ये भी कथन सही है। इसके बाद आगे देखिए, चौथा दिया गया है कि करोड़ी भू राजस्व की वसूली करने वाले अधिकारी थे, हाँ, सही दिया गया, यानी इनमें सभी सत्य है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? विजयनगर साम्राज्य का अवशेष जो है कर्नाटक के हम्पी में मिलता है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। और हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है हम्पी। अगला प्रश्न देखिए कि सहायक संधि या प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। मैसूर के टीपू सुल्तान ने सहायक संधि के तहत सेना खर्च के लिए अपने राज का एक भाग कंपनी को दे दिया, ये कथन गलत है, क्योंकि टीपू सुल्तान ने जो है यह कभी भी सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि आधुनिक भारतीय इतिहास के अंग्रेजी लेखक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर विलियम जोन्स ने धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, गलत दिया गया है, क्योंकि सर विलियम जोन्स नहीं बल्कि चार्ल्स विल्किंस जो है यह भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था या किया था। कब? 1750 ईस्वी में। अगला है कि विल्किंस ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। विल्किंस ने नहीं बल्कि सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। कहाँ पे? बंगाल के कोलकाता में। तो इसमें दोनों गलत है, न तो 1 और न ही 2, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस बंदोबस्त की शर्तों के अनुसार राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई, सही है। जमींदार को किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का अधिकार सौंपा गया, सही दिया गया है। इसके बाद है
कि किसानों की ओर से चुकाई जाने वाली राशि को प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाता था। प्रतिवर्ष निर्धारित नहीं बल्कि ये फिक्स है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न में देखिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली, इसमें फिक्स ही रहता था कितना, एक ही बार तय किया जाता था। और ये जो है अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। तो इसमें कौन सब सत्य है, तो केवल 1 और 2 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को किसने गोली मारी, तो उधम सिंह ने। किसने, उधम सिंह ने। और ये जो थे सर माइकल ओडायर, यह जालियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य दोषी था। अगला प्रश्न है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी, तो चौरी चौरा घटना के बाद। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चौरी चौरा घटना जो है यह 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 1922 ईस्वी को। इसी के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय डैश था। नेहरू रिपोर्ट जो है यह मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि विषुव के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस स्थिति में पृथ्वी पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, सही दिया गया है। इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर लंबवत होती है, ये भी सही है। इसमें ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है, सूर्य की ओर ध्रुव का झुकाव नहीं होता है विषुव की स्थिति में, तो ये गलत हो जाएगा। 1 और 2 केवल सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत में यरलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है। भारत में यरलुंग सांगपो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन खनिज तेल के संदर्भ में सही नहीं है। तटीय प्रदेशों तथा अपतटीय प्रदेशों जैसे महाद्वीपीय निम्नगण तट से तेल को प्राप्त किया जाता है, सही दिया गया है। संसार के कुल तेल भंडारों का 1/4 भाग दक्षिण पश्चिम एशिया में फारस की खाड़ी के आसपास केंद्रित है, ये गलत दिया गया है, क्योंकि 1/4 नहीं बल्कि 3/4 जो है यह पश्चिमी एशिया में फारस की खाड़ी के आसपास स्थित है या केंद्रित है, तो इसमें सही नहीं है, तो केवल 2 ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है, तो यह मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य। और लौह अयस्क में उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो उड़ीसा राज्य का। अगला प्रश्न है कि अटोक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है। सिंधु नदी जो है अफगानिस्तान की काबुल नदी से जुड़ जाती है अटोक के पास। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अटोक कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में, जगह का नाम है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है। नीफे के निर्माण में जो है निकेल और फेरस की प्रचुरता होती है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला है कि क्रॉल एक प्रकार की निर्मित संरचना है, कहाँ पर, तो दक्षिण अफ्रीका की। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, तो जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे देता है तब वह अधिनियम बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न शब्दों पर विचार करें। दिया गया है समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, संपूर्ण प्रभु संपन्न और पंथ निरपेक्ष। कहा गया है कि सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। जैसे हम लोग प्रस्तावना जैसे बोलते हैं या पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो यही सब जो है, तो इसमें क्रम में कौन कौन शब्द आया, तो पहले आया संपूर्ण प्रभु संपन्न, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, तब लोकतंत्रात्मक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। प्रस्तावना से ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। इस स्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश ही भारत का राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन बी से हो जाएगा।
पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय जो है यह राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत है? संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रीट लागू होती है? तो यदि किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत में ले लिया जाता है तो उसके द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट लागू होती है। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है? यानी संविधान संशोधन के बारे में पूछा गया है। तो यह भाग 20 के अनुच्छेद 368 में है। ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, और ये कौन सा है कि संविधान के मत दिया गया है और किस देश से लिया गया है वो पूछा गया है। जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इसकी चर्चा अनुच्छेद 36 से 51 तक में है और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके बाद मौलिक अधिकार या मूल अधिकार एक ही है, लेकिन मौलिक कर्तव्य अलग होता है। मौलिक अधिकार जो है यह यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद है कि संघ एवं राज्यों के बीच समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। सी का एक हो जाएगा। भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, यह कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर 3, 1, 2, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। दिया क्या गया है? सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंध से। इसके बाद सी रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो गरीबी की माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए। इसके बाद है पारेख समिति का संबंध जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से है। नरसिम्हा समिति का संबंध जो है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि संशोधित मूल्य वर्धित कर संबंधित है। संशोधित मूल्य वर्धित कर जो है यह उत्पाद कर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना करने की विधि नहीं है? तो जीडीपी की गणना करने की विधि ह्रासमान लागत विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि चक्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया क्या गया है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था उच्च संसाधन कार्यदक्षता और कम अपशिष्ट एवं बर्बादी का नेतृत्व करती है। सही दिया गया है। इसमें हर चीज़ का पुनः उपयोग, पुनर्निर्माण या पुनर्निर्वनीकरण किया जाता है। ये भी सही है। इसके बाद है 3 नंबर में कि इंडियन प्लास्टिक पैक्ट को लॉन्च करने वाला भारत पहला एशियाई देश है जिसका लक्ष्य 2030 तक प्लास्टिक के लिए एक चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तित करने में व्यवसायियों को सक्षम बनाना है। यानी तीनों इनमें सही है। तो ऑप्शन डी से हो जाएगा इनमें से सभी। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि ईमेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत वाला पूछा गया है। तो प्रत्येक ईमेल एड्रेस अद्वितीय है। सही दिया गया है। ईमेल एड्रेस के पहले भाग में डोमेन नाम होता है। ईमेल को जो है 2 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग जो होता है वह यूजर नेम होता है एवं दूसरा भाग जो होता है वह डोमेन नाम होता है। तो यह गलत दिया गया है, गलत ही पूछा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर कीबोर्ड पर शिफ्ट और अल्ट कीज किसके उदाहरण है? यह किसके उदाहरण है? तो मॉडिफायर कीज के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन स्रोत वाद यंत्र वादक से संबंधित है? ये तो दोनों सेट में हम बताए हैं आपको। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी से हो जाएगा, अमजद अली खां। अगला प्रश्न है कि खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो 25 लाख रुपये दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार में जो है 15 लाख रुपये दिया जाता है।
द्रोणाचार्य पुरस्कार में भी 15 लाख ही रुपया दिया जाता है और ध्यानचंद पुरस्कार में जो है 10 लाख रुपया दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है। वाटर लिली जो है यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है। फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह लिली है। इसके बाद जापान का राष्ट्रीय चिन्ह जो है गुलदाउदी है और भारत, अपना देश भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नगरों में कौन भारत का पीटर्सबर्ग कहलाता है। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। और भारत का पहला इस्पात शहर जमशेदपुर ही है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है, तो पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है घास के मैदान दिया गया है, अवस्थित दिया गया है और गलत युग्म का चयन करना है आपको। पुस्ताक घास का मैदान हंगरी में है, सही है। कैंटरबरी घास का मैदान जो है यह न्यूजीलैंड में है, न कि उरुग्वे में, तो यह गलत हो जाएगा और गलत ही पूछा है तो ऑप्शन बी से हो जाएगा। उरुग्वे में जो है पंपास के घास का मैदान पड़ता है। डाउन्स जो है यह ऑस्ट्रेलिया की घास के मैदान है और कंपोज जो है यह ब्राज़ील के घास की मैदान है। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के नए निर्माणाधीन परिसर का नाम क्या रखा गया है। इसका नाम बदलकर सेवातीर्थ रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार बजट 2026-27 के तहत किस विभाग को सर्वाधिक राशि आवंटित किया गया है, तो शिक्षा विभाग को। ऑप्शन ए से हो जाएगा। शिक्षा विभाग को जो है 68,216 करोड़ रुपये की राशि आवंटित किया गया है। इसके बाद जो है स्वास्थ्य विभाग पर खर्च किया गया है। स्वास्थ्य विभाग पर 21,270 करोड़। उसके बाद ग्रामीण विकास विभाग पर 22,392 करोड़। उसके बाद जो है समाज कल्याण विभाग पर 7,724 करोड़ रुपये आवंटन किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि दिया गया है कि देश में पहली पूर्णतः स्वदेशी हाइड्रोजन चलित जलपोत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका वाणिज्यिक संचालन नमो घाट व ललित घाट के बीच शुरू किया गया है, सही है। इस पोत का निर्माण कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है, ये भी सही है। इस पोत के लिए हाइड्रोजन की आपूर्ति बंगलुरु की एक कंपनी द्वारा किया जा रहा है, ये भी सही है। इसकी चाल 6.5 नॉटिकल प्रति घंटा है, ये भी सही है। यानी इनमें सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2027 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। स्वतंत्रता के पश्चात यह 8वीं जनगणना होगी, सही दिया गया है। पहली बार पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। यह जो जनगणना है पहली बार डिजिटल जनगणना है, सही दिया गया है। जनगणना 2027 3 चरणों में संपन्न होगी। 3 चरणों में नहीं बल्कि 2 ही चरणों में ये संपन्न होगी, ये गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। अमीश त्रिपाठी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो द चोला टाइगर्स एवेंजर ऑफ सोमनाथ। ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। डिफरेंट बट नो लेस, यह अनुपम खेर की पुस्तक है। मदर मेरी कम टू मी जो है मदर मेरी कम टू मी पुस्तक अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। और दरोगा वाला एग्जाम में जो है बुक यानी लेखक से एक प्रश्न पूछा ही जाता है हर एक एग्जाम में। वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त जो है वह राजकुमार गोयल हैं। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीफा का पहला विश्व शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें प्रदान किया गया है, तो डोनाल्ड ट्रंप को। ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2026 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है, तो महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, सही है। अंतर्राष्ट्रीय चारागाह भूमि और पशुपालक वर्ष घोषित किया है, ये भी सही है। सतत विकास के लिए स्वयं सेवकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ये भी सही है। इनमें से सभी सही है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में शीत मरुस्थल जैवमंडल रिजर्वों को यूनेस्को द्वारा विश्व जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क में शामिल करने के बाद भारत में अब ऐसे सूचीबद्ध बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी हो गई है, तो कुल 13 हो गई है। ऑप्शन सी से हो जाएगा।
केंद्रीय बजट 2026-27 कितने कर्तव्यों पर आधारित है? ये कुल 3 कर्तव्यों पर आधारित है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? तो मस्तिष्क के लिए। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और हृदय के लिए ईसीजी किया जाता है। ईईजी जो है मस्तिष्क के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में। अगला प्रश्न है कि एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? एड्स जो होता है यह किसके द्वारा होता है? तो विषाणु यानी वायरस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल जो होता है यह लाल और नीले रंग के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? इन सभी को अनावृत बीजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है वह कौन सा विटामिन है? तो विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। शरीर का तापमान हाइपोथैलेमस ग्रंथि नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? इसमें जो है आरएनए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है पदार्थ और उनके उपयोग दिया गया है और सही उत्तर चुनना है आपको। एस्पार्टम का उपयोग जो है कृत्रिम मधुरक में किया जाता है। फ्रेजॉन का उपयोग जो है प्रशीतक के रूप में किया जाता है। नियोप्रीन का उपयोग जो है संश्लेषित रबर के रूप में किया जाता है। और बेनाड्रिल जो होता है यह प्रतिहिस्टामिन होता है। हिस्टामिन या हिस्टामिन होता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न है कि ओंकोजिन संबंधित है। यह किससे संबंधित है? तो कर्क रोग से। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन। इसके बाद जलवाष्प भी आता है। तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? तो इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि जंग लगे लोहे के वजन में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो यह लंबे समय तक बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। गलत कथन बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कि एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार किया जाता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है, जो कि गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? फिल्टर पेपर जो है उस पर क्या होता है? तो उस पर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व है। यूरिया में कार्बन उपस्थित होता है, हाइड्रोजन उपस्थित होता है, नाइट्रोजन उपस्थित होता है और ऑक्सीजन उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि CO समूह का आबंध क्रम क्या है? CO समूह का आबंध क्रम जो होता है वह 3 होता है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। धनावेशित हिस्सा न्यूक्लियस कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होगा कितना? तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसका सेपरेट वीडियो बना दिया गया है, कैसे निकालना है वहाँ पे 4-5 निकाल के भी बताया गया है। आप उसे ज़रूर देखिए, 1 मिनट का ही वीडियो है वह। अगला प्रश्न है कि सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है। सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है कौन चीज़? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है इसमें। ऑप्शन बी से हो जाएगा। गॉड पार्टिकल निम्नलिखित में से किसका उपनाम है? गॉड पार्टिकल जो होता है यह हिग्स बोसोन का उपनाम होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा।
एक जिप्टो बराबर है, एक जिप्टो बराबर 10⁻⁻21 होता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है। वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है। तो गैस को दबाने एवं मुक्त करने से ठंडक अनुभव या महसूस होती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला है कि पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है। पंखे की रफ्तार जो है वोल्टेज पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है। आधुनिक टेलीफोन जो होता है यह रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। तो 75 ये रहा GK/GS का प्रश्न, और 75 जो है मैथ रीजनिंग का प्रश्न रहता है, और कुल 150 इनमें प्रश्न पूछे जाते हैं। 150 में प्रत्येक प्रश्न जो होते हैं वह 4 मार्क के होते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।